प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है बिल्कुल अच्छे होंगे और घर पर पढ़ाई एंजॉय कर रहे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के बारे में उनके हाइड्राइड की चर्चा करेंगे। यानी ग्रुप 16 के तत्वों के हाइड्राइडों के बारे में देखेंगे। तो हेडिंग दीजिए नेचर ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड की प्रकृति। हाइड्राइड की प्रकृति, ठीक है। देखिए, इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वे सभी हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। जितने भी इस ग्रुप के तत्व हैं, तो हम लिख सकते हैं कि इस वर्ग के सभी तत्व H2E प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं। H2E प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं। H2E, E यहां पर क्या है? यहां E है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16। जैसे E की जगह ग्रुप 16 के तत्वों को रखा जाए तो H2O, H2S, H2AC, H2TE और H2PO, ठीक है। इसका नाम हो गया वाटर, यह हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड, यह हो गया सेलेनियम हाइड्राइड, यह हो गया टेल्यूरियम हाइड्राइड और यह हो गया पोलोनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो इस ग्रुप के सभी तत्व H2E प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं। E की जगह पर इस ग्रुप के एलिमेंट्स हो गए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ठीक है। अब एक एक करके इन हाइड्राइडों के बारे में देखेंगे। चलिए मिटाते हैं इसको। अब हम देखते हैं इन हाइड्राइडों के स्ट्रक्चर के बारे में। तो B हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए, जैसे H2O के स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 1 2 3। 2s2 2p3 सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 2 सहसंयोजक बंध बनाएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो 1 s और 3 p मिल करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? तो 4, 1 2 3 और ये 4। 2 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, यानी हाइड्रोजन के 1s में 1 इलेक्ट्रॉन। s का शेप कैसा होता है? गोलाकार। तो ये हो गया हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, यह भी एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, यह H2O का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 और ये 2। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? तो बॉन्ड पेयर 1 और 1 2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? तो
तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। शेप क्या होगा? तो शेप देखिए, जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो तो शेप होता है टेट्राहेड्रल। लोन पेयर 1 हो तो पिरामिडल, और लोन पेयर यदि 2 हो तो होता है वी शेप्ड, वी के आकार का, या इसको एंगुलर कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। पहले भी बताया जा चुका है, 11th में केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया गया है। तो यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3, और लोन पेयर कितना है? तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और 2 लोन पेयर है, तो कौन सा शेप? वी शेप या एंगुलर। तो इसका शेप हो गया एंगुलर, या इसको वी शेप भी कहा जाता है। देखिए वी, ये वी की तरह ये स्ट्रक्चर, इसको सिंपली यदि बनाया जाए तो यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर, या हाइड्रोजन, तो इसका शेप कैसा हो रहा है? वी की तरह हो रहा है, इसलिए इसको वी शेप्ड कहा जाता है, या इसको बेल्ट भी कहा जाता है, मुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो ये हम लोग देखें स्ट्रक्चर के बारे में, H2O का स्ट्रक्चर। इसी तरह H2S, H2AC, H2T सभी का स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह होता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के हाइड्राइडों की आबंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ के बारे में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बॉन्ड लेंथ होता क्या है, आबंध लंबाई क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि इस ग्रुप के जो तत्व हैं उनके हाइड्राइड हो गए H2O, H2S, H2AC, H2T, H2PO, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ का मतलब हुआ कि जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की लंबाई, इस बॉन्ड की लंबाई, या OH बॉन्ड हो गया या OH बॉन्ड हो गया, इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन परमाणु है, या हाइड्रोजन परमाणु है, या ऑक्सीजन हो गया या हाइड्रोजन हो गया, या हाइड्रोजन का नाभिक हो गया या ऑक्सीजन का नाभिक हो गया। दोनों के नाभिकों के बीच का ये जो दूरी है, इसी को आबंध लंबाई कहते हैं। दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आबंध लंबाई। दोनों परमाणु यहाँ पर सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? आबंध लंबाई। तो ये आबंध लंबाई होगी, ठीक है, दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी। अब मान लीजिए ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन है। अब यदि सल्फर की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। तो ये हो गया, मान लीजिए सल्फर का परमाणु ऑक्सीजन से बड़ा हो गया, यह हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन का नाभिक हो गया, यह सल्फर का नाभिक हो गया। अब देखिए नाभिकों के बीच की जो दूरी है वो पहले की अपेक्षा बड़ा हो गया। और नीचे आते हैं, सल्फर से सेलेनियम पर आएंगे। मान लीजिए सेलेनियम हो गया, यह हाइड्रोजन हो गया, यह हाइड्रोजन, यह सेलेनियम, यह हाइड्रोजन का नाभिक, यह सेलेनियम का नाभिक। दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी अब देखिए आप पहले से भी बढ़ा है। यानी जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ रहा है, हाइड्रोजन तो सब में है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, यहाँ देखिए ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ये जो सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु, और यहाँ पर केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन हो गया, यहाँ सल्फर, यहाँ सेलेनियम, यहाँ टेलुरियम, यहाँ पोलोनियम। केंद्रीय परमाणु का मतलब किसी अणु में जिस तत्व के परमाणुओं की संख्या कम हो वह केंद्रीय परमाणु कहलाता है। यहाँ हाइड्रोजन का जो परमाणु है, ऑक्सीजन का एक परमाणु है, तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कम है तो ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु हो गया। यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है, सल्फर का एक परमाणु है तो सल्फर केंद्रीय परमाणु। यानी इसमें जो ग्रुप 16 के तत्व हैं ये सब केंद्रीय परमाणु हो गए, और इनका आकार ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि केंद्रीय परमाणु
का आकार बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ेगा। देखिए केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ रहा है। जब केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ेगा तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी बढ़ेगी। ठीक है, देखिए दूरी बढ़ी, यह दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी, यह दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी, यह दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी, यानी नाभिकों के बीच की दूरी क्या होगी, नाभिकों के बीच की दूरी बढ़ेगी। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है, दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं आबंध लंबाई। क्या कहते हैं, आबंध लंबाई। दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आबंध लंबाई। तो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो देखिए आबंध लंबाई क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां लिखेंगे कि आबंध लंबाई बढ़ेगा, आबंध लंबाई। क्लियर? तो क्या लिखेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ने के कारण हाइड्राइडों की आबंध लंबाई बढ़ती जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा आबंध लंबाई किसका होगा, इसका हो गया सर्वाधिक आबंध लंबाई, और सबसे छोटा इसका होगा सबसे कम आबंध लंबाई। ठीक है, बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा इसका हो गया और बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा इसका हो गया। क्लियर? तो चलिए ये हम लोग देखे आबंध लंबाई। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ता जा रहा है, इसलिए नाभिकों के बीच की दूरी बढ़ेगी, इसलिए आबंध लंबाई बढ़ेगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं बंध वियोजन ऊर्जा की। ठीक है ना, ये जो हाइड्राइड हैं इनकी बंध वियोजन ऊर्जा किसकी कम होगी, किसकी अधिक होगी। तो सबसे पहले कि बंध वियोजन ऊर्जा क्या होता है। बंध, बॉन्ड समझ रहे हैं आप लोग, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है या सल्फर हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है। वियोजन का मतलब होता है टूटना, यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह बंध वियोजन ऊर्जा कहलाता है। क्लियर? बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा। ठीक है, क्लियर हो गया। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, चाहे वह ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड हो, सल्फर हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड हो, सेलेनियम हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड हो, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह बंध वियोजन ऊर्जा कहलाता है। अब प्रश्न है कि बंध वियोजन ऊर्जा किसकी कम होगी, किसकी अधिक होगी। किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्लियर? तो देखिए, जो बॉन्ड छोटा होता है, बॉन्ड जितना छोटा होता है उतना ही मजबूत होता है, और जितना बड़ा होता है उतना ही कमजोर होता है। क्लियर? बॉन्ड जितना छोटा हो, जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड छोटा होता है। आबंध लंबाई हम लोग पढ़े हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो आबंध लंबाई बढ़ता जाता है। हम लोग क्या पढ़े हैं कि जैसे मान लीजिए H2O, H2AC, H2TE, H2S, H2AC, H2TE और H2PO। हम लोग अभी देखें कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं
केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, और जब केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ेगा तो आबंध लंबाई बढ़ता है, बॉन्ड की लंबाई बढ़ती है। आबंध लंबाई मतलब बॉन्ड की लंबाई। और अभी हम आपको क्या बता रहे हैं कि बॉन्ड जितना लंबा होगा उतना ही कमजोर होगा। सबसे मजबूत ये बॉन्ड होगा, उससे कमजोर ये होगा, उससे कमजोर ये होगा। जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, बॉन्ड का लंबाई जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, बॉन्ड कमजोर होता जाएगा, और बॉन्ड कमजोर होता जाएगा तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी बंध वियोजन ऊर्जा कम होगी। क्लियर? जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर हम लोग आ रहे हैं, आबंध लंबाई बढ़ रहा है। देखिए छोटा बॉन्ड है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, बॉन्ड की लंबाई बढ़े, और बॉन्ड जितना लंबा होगा उतना ही कमजोर होगा, उसको तोड़ने के लिए उतना ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी बंध वियोजन ऊर्जा उसकी कम होगी। तो ऊपर से नीचे आने पर आबंध लंबाई बढ़ता जा रहा है, इसलिए बॉन्ड कमजोर होता जाएगा। बॉन्ड कमजोर होता जाएगा तो तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता, यानी बंध वियोजन ऊर्जा क्या होगी? घटती जाएगी। बंध वियोजन ऊर्जा घटती जाएगी। क्लियर? तो सबसे अधिक बंध वियोजन ऊर्जा इसका होगा। इसमें जो बॉन्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच, यहाँ सल्फर हाइड्रोजन, यहाँ सेलेनियम हाइड्रोजन, यहाँ टेलुरियम हाइड्रोजन, यहाँ पोलोनियम हाइड्रोजन, तो सबसे अधिक बंध वियोजन ऊर्जा इसकी होगी। यानी यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सबसे अधिक बंध वियोजन ऊर्जा, और सबसे कम इसका होगा इस बॉन्ड का मिनिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर? वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो बॉन्ड का लंबाई बढ़ता जाएगा, बॉन्ड का लंबाई बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड कमजोर होता जाएगा, बॉन्ड कमजोर होता जाएगा तो तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी बंध वियोजन ऊर्जा घटती जाएगी। ऊपर वाले का बंध वियोजन ऊर्जा मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, और नीचे वाले का मिनिमम। तो बंध वियोजन ऊर्जा क्लियर हो गया। अब चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं तापीय अस्थायित्व की, थर्मल स्टेबिलिटी की, यानी कौन सा हाइड्राइड ज्यादा अस्थायी होगा, कौन सा हाइड्राइड कम अस्थायी होगा। अस्थायी का मतलब कि कौन अधिक ताप को बर्दाश्त कर पाएगा, कौन कम ताप को बर्दाश्त कर पाएगा। जो अधिक ताप को बर्दाश्त कर पाएगा, अधिक ताप पर भी जिसका बॉन्ड नहीं टूटे, जिसकी बंध वियोजन ऊर्जा अधिक हो, वह अधिक ताप बर्दाश्त करेगा, अधिक ताप बर्दाश्त करेगा, यानी अधिक ताप पर उसका बॉन्ड टूटेगा, यानी उसका अस्थायित्व क्या होगा? अधिक होगा। कहने का मतलब बॉन्ड यदि लंबा होगा तो बॉन्ड कमजोर होगा, बॉन्ड कमजोर होगा तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, यानी बंध वियोजन ऊर्जा कम होगी। बंध वियोजन ऊर्जा कम होगी तो कम ताप पर ही बॉन्ड टूट जाएगा, यानी वह कम अस्थायी होगा। जिसका बॉन्ड छोटा होगा वह ज्यादा मजबूत होगा, छोटा बॉन्ड होता है तो ज्यादा मजबूत होता है। बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा तो तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी वह अधिक ताप पर भी अस्थायी होगा, जल्दी वह टूट नहीं पाएगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, देखिए H2O, H2S, H2AC, H2T, H2PO। वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो अभी हम लोग देखे हैं कि आबंध लंबाई क्या होता है? बढ़ता जाता है। आबंध लंबाई बढ़ेगा तो बंध वियोजन ऊर्जा घटेगी, बंध वियोजन ऊर्जा घटेगी, और बंध वियोजन ऊर्जा घटेगी तो तापीय अस्थायित्व भी क्या होगा? घटेगा, तापीय अस्थायित्व घटेगा। क्लियर? कहने का मतलब कि जो बॉन्ड मजबूत होगा, इसमें बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत होगा, बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा तो अधिक ताप की जरूरत पड़ेगी तोड़ने के लिए, यानी वो अधिक ताप पर भी अस्थायी होगा, यानी यह ज्यादा अस्थायी होगा। यानी सबसे अधिक अस्थायी तो इसका होगा, इसका हो गया मैक्सिमम
स्टेबिलिटी, और यह हो गया मिनिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम स्टेबिलिटी। क्लियर? तापीय स्थायित्व क्लियर हुआ। ऊपर से नीचे आते हैं तो बॉन्ड की लंबाई बढ़ती जाती है, बॉन्ड लंबा होगा तो कमजोर होगा, बंध वियोजन ऊर्जा कम होगी, और बॉन्ड कमजोर होगा तो तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी वह कम ताप पर अस्थायी होगा। ज्यादा ताप देंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, तो इसलिए उसका स्थायित्व कम होगा। ऊपर जो है इसका आबंध लंबाई छोटा होता है, तो छोटा आबंध लंबाई होगा तो बॉन्ड मजबूत होगा, उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी वह ज्यादा ताप पर भी अस्थायी रह सकता है, इसलिए इसकी तापीय अस्थायित्व अधिक होगी। तो सबसे अधिक तापीय अस्थायित्व इसका होगा, सबसे कम इसका होगा, यानी लिखेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर हाइड्राइडों का आबंध लंबाई बढ़ने तथा बंध वियोजन ऊर्जा घटने के कारण तापीय अस्थायित्व घटता जाता है। सबसे अधिक तापीय अस्थायित्व इसका होगा और सबसे अधिक तापीय अस्थायित्व इसका होगा और सबसे कम इसका होगा। क्लियर हो गया? चलिए नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं हाइड्राइडों के अवकारक गुण की। ठीक है, अवकारक क्या होते हैं? अवकारक रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है, या जो हाइड्रोजन का त्याग करते हैं, हाइड्रोजन देते हैं, वे अवकारक होते हैं। जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, या ऑक्सीजन का योग होता है, या जो हाइड्रोजन का त्याग करते हैं, वे अवकारक होते हैं। ठीक है, समझ में आया? अवकारक क्या होते हैं? तो जो हाइड्रोजन का त्याग करते हैं, हाइड्रोजन देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीकारक अवकारक के बारे में बहुत अच्छी तरह पढ़े हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट वे पदार्थ होते हैं जिनका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन का योग होगा, ऑक्सीकरण होगा तो हाइड्रोजन का त्याग होगा, यानी वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है अभिक्रिया के दौरान, वे रिड्यूसिंग एजेंट अवकारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है, वे अवकारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो हाइड्रोजन का त्याग करते हैं, अवकारक कहलाते हैं। तो इस वर्ग के तत्वों के जो हाइड्राइड हैं, H2O, H2S, H2AC, H2T, H2PO, ये अवकारक की तरह व्यवहार करते हैं। इसमें केवल यह अवकारक की तरह व्यवहार नहीं करता है, ये अवकारक नहीं है, अवकारक नहीं है, बाकी सभी अवकारक हैं, ये सभी अवकारक हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट अवकारक है। तो कौन प्रबल अवकारक होगा, कौन दुर्बल अवकारक होगा? ये क्यों अवकारक है? क्योंकि हाइड्रोजन का त्याग कर सकते हैं। हाइड्रोजन का त्याग क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है। अब जितना आसानी से हाइड्रोजन देगा उतना ही प्रबल अवकारक होगा। कैसे पता चलेगा कि कौन आसानी से हाइड्रोजन देगा? तो हाइड्रोजन कैसे हटेगा? तो देखिए, यहाँ पर जो हाइड्रोजन सल्फर के बीच बॉन्ड है, सेलेनियम हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, टेलुरियम हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, पोलोनियम हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड जितना आसानी से टूटेगा उतना ही हाइड्रोजन जल्दी हटेगा, और जितना ही हाइड्रोजन जल्दी हटेगा उतना ही प्रबल अवकारक होगा। अब हम लोग जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो बॉन्ड की लंबाई बढ़ती है, आबंध लंबाई बढ़ेगी।
आबंध लंबाई बढ़ेगी तो बंध वियोजन ऊर्जा घटेगी। बंध वियोजन ऊर्जा घटेगी। बंध वियोजन ऊर्जा घटने का मतलब कि सबसे कमजोर बॉन्ड ये है, इसको तोड़ने के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इससे हाइड्रोजन सबसे आसानी से निकलेगा और यह सबसे आसानी से हाइड्रोजन देगा, इसलिए प्रबल अवकारक होगा। यानी बंध वियोजन ऊर्जा घटती है तो हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, इसलिए अवकारक गुण क्या होगा? बढ़ेगा। एक बार फिर से समझिए, अवकारक वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन का त्याग करते हैं। हाइड्रोजन जितना आसानी से त्याग होगा उतना ही प्रबल अवकारक होगा। हाइड्रोजन कब आसानी से त्याग होगा? जैसे देखिए H2S में सल्फर हाइड्रोजन के बीच यहाँ पर बॉन्ड है, POH में यहाँ पर पोलोनियम और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, पोलोनियम और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है। यह बॉन्ड छोटा है तो मजबूत है, यह बड़ा है कमजोर है, इसकी बंध वियोजन ऊर्जा कम है, यह बॉन्ड आसानी से टूटेगा, यह बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो हाइड्रोजन आसानी से हटेगा। हाइड्रोजन जितना आसानी से हटेगा उतना ही प्रबल अवकारक होगा। तो H2S से H2PO की ओर आने पर आबंध लंबाई बढ़ने के कारण बंध वियोजन ऊर्जा घटती है, जिससे बॉन्ड आसानी से टूटता है। H त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, इसलिए अवकारक गुण क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग, चलिए इसको मिटाते हैं। क्या लिखेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर हाइड्राइड की आबंध लंबाई बढ़ने तथा बंध वियोजन ऊर्जा घटने के कारण अवकारक गुण बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी इसमें सबसे प्रबल अवकारक कौन हो गया? H2PO। H2PO जो है वह स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इसमें हो गया, और सबसे कमजोर कौन होगा? H2S होगा। H2O तो अवकारक गुण दर्शाता नहीं है, अवकारक नहीं है, तो H2S जो हो गया वो क्या हो गया? वीकेस्ट, सबसे कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इन हाइड्राइडों के अम्लीय गुण के बारे में। ये अम्ल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना। अम्ल हम लोग जानते हैं कि अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है, तो ये भी H+ आयन देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम H2O की बात करें तो H2O टूटेगा तो क्या देगा? H+ और OH-। ठीक है, यह OH- भी यदि टूटे तो क्या देगा? H+ और O2-। क्लियर? तो कितना H+ ये दे रहा है? 2H+। इसी तरह जितने भी H2E हैं ये टूट सकते हैं H+ और 2H+ और E2- के रूप में। यानी कितने H+ दे रहे हैं? 2H+ दे रहे हैं, इसलिए द्विभाषमिक अम्ल हो गया। द्विभाषमिक अम्ल, द्वि मतलब दो, यानी जिसकी भाषमिकता कितनी हो? 2 हो। इंग्लिश में इसको डाइबेसिक एसिड कहा जाता है। यानी इस ग्रुप के तत्वों के जो हाइड्राइड हैं वे 2H+ आयन दे सकते हैं। देखिए ये भी 2H+ आयन दे रहा है,
दो H प्लस आयन दे रहे हैं, इसलिए इनकी भास्मिकता 2 होगी। ये द्विभास्मिक अम्ल होंगे, तो ये लिख सकते हैं कि इस वर्ग के तत्वों के हाइड्राइड दुर्बल द्विभास्मिक अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, दुर्बल द्विभास्मिक अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। अब प्रश्न ये कि किसमें अम्लीय गुण अधिक होगा, किसमें अम्लीय गुण कम होगा। तो जो आसानी से H प्लस देगा उसमें अम्लीय गुण अधिक होगा, जो आसानी से नहीं देगा उसमें अम्लीय गुण कम होगा। अब प्रश्न है कि कौन H प्लस आसानी से देगा, तो जो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जैसे यहाँ OH के बीच बॉन्ड है, ASH के बीच बॉन्ड है, ACH के बीच बॉन्ड है, TEH के बीच बॉन्ड है, POH के बीच बॉन्ड है। हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे बॉन्ड की लंबाई बढ़ती जाती है, बॉन्ड की लंबाई बढ़ती जाती है तो बॉन्ड कमजोर होता जाता है। बॉन्ड कमजोर होता रहेगा तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी बॉन्ड आसानी से टूटेगा। बॉन्ड आसानी से टूटेगा, H प्लस आसानी से निकलेगा, H प्लस आसानी से निकलेगा तो अधिक अम्लीय होगा। तो सबसे आसानी से बॉन्ड ये टूटेगा। बताया गया है कि बॉन्ड जितना लंबा उतना कमजोर। सबसे लंबा बॉन्ड इसका है तो यह बॉन्ड जल्दी टूटेगा, आसानी से टूटेगा। यह बॉन्ड ज्यादा कमजोर होगा, इसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, बंध वियोजन ऊर्जा कम होगी। यह बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो H प्लस इजीली निकलेगा, इसलिए यह अधिक अम्लीय होगा। यह बॉन्ड सबसे छोटा है तो इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह बॉन्ड मजबूत होगा। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो यह बॉन्ड जल्दी टूटेगा नहीं, इसलिए यह कम अम्लीय होगा। क्लियर? यानी जिस तरह अकारक गुण हम लोग देखे थे बिल्कुल उसी तरह। तो चलिए इसको नोट करते हैं, इसको मिटाते हैं। यानी अभी हम लोग क्या देखे हैं कि बॉन्ड बढ़ते जाएगा, बॉन्ड की लंबाई बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड कमजोर होता जाएगा। चलिए यहां पर हम नोट करते हैं H2O, H2S, H2AC, H2T और H2PO के बारे में। ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो आबंध लंबाई बढ़ेगी, आबंध लंबाई बढ़ेगी तो बंध वियोजन ऊर्जा घटेगी, बंध वियोजन ऊर्जा घटेगी। बॉन्ड जल्दी टूटेगा, बंध वियोजन ऊर्जा इसका सबसे कम होगा तो यह बॉन्ड जल्दी टूटेगा, आसानी से टूटेगा तो यह H प्लस आसानी से त्यागेगा, यानी H प्लस त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। H प्लस त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, इसलिए अम्लीय गुण क्या होगा? बढ़ेगा। जो इजीली H प्लस देगा वह ज्यादा अम्लीय होगा, तो सबसे अधिक अम्लीय ये होगा, यहां लिखेंगे मोस्ट एसिडिक, और सबसे कम ये होगा यानी लिस्ट एसिडिक। यानी कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर हाइड्राइड्स का आबंध लंबाई बढ़ने तथा बंध वियोजन ऊर्जा घटने के कारण H प्लस त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, इसलिए अम्लीय गुण बढ़ता जाता है। ठीक है।
तो ये अम्लीय गुण के बारे में देखें। जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बॉन्ड जिसका लंबा होगा, वह आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटेगा तो H+ आसानी से निकलेगा, इसलिए वह ज्यादा अम्लीय होगा। यानी ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो अम्लीय गुण बढ़ता जाएगा। तो ये ग्रुप 16 के तत्वों के हाइड्राइडों के बारे में कुछ गुण देखें, ठीक है ना। कुछ और भी गुण है, ठीक है। बॉन्ड एंगल है, इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और अब हम लोग देखेंगे कि पिछले लेक्चर में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर और आज के लेक्चर पर आधारित कुछ क्वेश्चन। तो ये पिछले लेक्चर में पी ब्लॉक 22 का आंसर है, फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का सी। और आज का लेक्चर जो पी ब्लॉक 23 है इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे और उसके बाद ये सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो जिस दिन वीडियो अपलोड होता है उसी दिन सेम डे में आंसर डालते हैं कमेंट बॉक्स में। इससे बहुत खुशी मिलती है। जो नहीं डालते हैं वे आज से ही काम शुरू कर दें। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।